राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कल स्वतः संज्ञान लिया था और आज इस मामले में करीब 3.5 घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई राजकोट नगर निगम को और नगर निगम के अधिकारियों को, राज्य सरकार को। इसके अलावा सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट के प्रशासन को लगातार फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि या तो आप अंधे हो गए हैं या आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि राजकोट में जो गेमिंग जोन में हादसा हुआ है उसको गेमिंग जोन पिछले 3 साल से बना हुआ था। ना ही तो उसके पास बीयू परमिशन थी, ना ही फायर एनओसी थी। इसके अलावा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बावजूद भी राजकोट के गेमिंग जोन में राजकोट प्रशासन के अधिकारियों के फोटो वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अधिकारी इस गेमिंग जोन को अनदेखा कर रहे थे। अगर उन्होंने इस कोई चीज को देखा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। चरण के लिए 1 तारीख को वोटिंग होना है और यूपी का सबसे जो हॉट सीट है वो है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार मैदान में है, 2 बार यहां से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। सर, क्या लग रहा है इस बार फिर बनारस में क्या होगा? वाराणसी में इस बार सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और माननीय मोदी जी एक तरफा यहाँ जीतेंगे। हमने सब समाज के लोगों से बात किया है। कल 2 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं भी थी, तो ये उभर के सामने आया कि सर्व समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देना चाहते हैं। उनका मानना है कि मोदी जी ने वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है। लोग जो सोचे नहीं थे वो भी पूरा हो चुका है और काशी एकदम न्यारी काशी बनकर के तैयार हो रही है। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं अजय राय, उनका आरोप है कि कोई भी 4 तारीख तक देख लेना, 4 तारीख को जमानत जब्त होगी विपक्ष की। सर, एक सवाल और, जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहीं से है, प्रधानमंत्री यहीं से, इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन जीतेगा। यानी यादव परिवार भी इस बार चुनाव पूरी तरह से सफाया होगा। और राहुल गांधी रायबरेली, अब कोई फैक्टर नहीं चलेगा, केवल डेवलपमेंट फैक्टर चल रहा है। और सब लोगों का मानना है कि मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव का लगातार हमला आ रहा है, आप सुन भी रहे होंगे। लोकतंत्र में इस प्रकार का बयानबाजी करने की छूट है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जन जन का भरोसा जीत चुकी है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे से निकल करके ऊपर आ गए हैं और गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। और ये पहले संभव नहीं हो पाया था, जो मोदी जी ने इन 10 वर्षों में करके दिखाया है। दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, भारत माता की जय जयकार हो रही है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। धारा 370 निष्प्रभावी हो चुकी है। 3 तलाक कानून जो सदियों से जो अभिशाप हमारी मुस्लिम बहनें झेल रही थी, उसको भी समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया है। चारों तरफ यही है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 तारीख को जब मतों की गणना होगी तो 400 पार होगा या कुछ सीटें कम होंगी? 4 तारीख को एनडीए 400 पार होगा। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4 तारीख को जब मतों की गणना होगी तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होगी और जो बीजेपी का मानना है कि 400 सीटें जो पार का दावा है वो भी पूरा होगा। नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। 7वें चरण के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ। इसमें बख्तियारपुर, पालीगंज और आरा का दौरा राहुल गांधी का हुआ। इसको लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रही है। विपक्ष का कहना है, चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बता दें कि इसके पहले राहुल गांधी दूसरे चरण के चुनाव में भागलपुर आए थे और ये 7वें चरण का चुनाव होने वाला है 1 जून को। इसके पहले राहुल गांधी का 3 जगहों पर जनसभा होने वाली है। इसको लेकर लगातार एनडीए की तरफ से तंज कसा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भ्रष्टाचारियों और चोरों के सरदार ऊपर वहाँ से आ रहे हैं। उसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चोरों और भ्रष्टाचारियों के जो सरदार हैं वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी और चोर नहीं है। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। कोशिश है जनता को लुभाने का, चाहे तरीका जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप का या फिर लोक लुभावने वादों का, जो भी तरीका हो, लेकिन जनता को लुभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है पक्ष और विपक्ष। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। देश के सबसे हॉट सीट पर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है।
जहां भाजपा के बड़े चेहरे यहां पर जगह जगह पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की मजबूती के लिए पूरा जोर लगा रहा है। अगर बात की जाए तो आज वाराणसी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक कई कार्यक्रम किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने विद्वत परिषद के लोगों के साथ बैठक की। काशी के विद्वत जनों से उन्होंने अपने विचार साझा किए। साथ ही भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है और 10 साल के जो किए हुए कार्य थे, उन्होंने काशी के विद्वत जनों के बीच में रखा। उनकी बात भी सुनी और अपने मन की बात भी बताई। इसके बाद जेपी नड्डा दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने बुनकरों को संबोधित किया, बुनकरों पे बातचीत की, बुनकरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बात की। साथ ही यहाँ जो काशी के बुनकर थे उनको ग्लोबली प्रचार प्रसार, उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो सुविधाएं मोदी सरकार ने उपलब्ध कराई है उसकी भी जानकारी जेपी नड्डा ने दी। उसके बाद अंतिम कार्यक्रम में वो प्रभावी मतदाताओं के बीच में पहुंचे और उनमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनसे बात की और काशी के जो मतदाता थे, संभ्रांत लोग थे और चुनिंदा पदाधिकारी थे, उनसे भी अपने मन की बात की और भाजपा की रीति नीति पर चर्चा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह भी यहां पहुंचेंगे और वो शाम को चुनावी टिप्स देंगे। उसके बाद कल भी उनके कई कार्यक्रम काशी में बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काशी इस समय पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं और देश की राजनीति के चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके बड़े चेहरे काशी में कैंप कर रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। चुनाव का आखिरी चरण 1 तारीख को है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वाराणसी से अजय राय को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वाराणसी में मंगलवार को जनसभा आयोजित की गई है। इस जनसभा में लगभग 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी बयानों के अनुसार अगर बात किया जाए तो वाराणसी के मोहन सराय स्थित गंगापुर रोड पर उक्त सभा स्थल का निर्माण बड़ा तेजी से चल रहा है तथा आज देर शाम तक इस निर्माण को पूर्ण कर लिया जाएगा और कल शाम लगभग 3:30 बजे के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संग वाराणसी पहुंचेंगे तथा यहां पे इंडिया गठबंधन के लिए सभा करेंगे और उस सभा में अजय राय को जिताने के लिए मांग करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। सरकार जागी है और बहुत ही सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य किसी भी तरह की कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई निर्देश दिए हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है। इसके बाद अब नए सिरे से जांच के आदेश दिल्ली सरकार ने दिए हैं और कहा है कि उस अस्पताल में सिर्फ 5 फरवरी 2024 तक 5 बेड चलाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वहां पर पूरी तरह से जो अनिवार्यताएं हैं, जो मानक हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा था। अब सभी अस्पतालों में एक ऑडिट होगा। उस ऑडिट में यह तय किया जाएगा कि फायर सिक्योरिटी को लेकर के जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। इसकी रिपोर्ट 8 जून तक सरकार के पास आ जाएगी और किसी भी सूरत में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में चलती हीट वेव को देखते हुए सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एलएनजीपी अस्पताल में 5 बेड और इसके अलावा दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2-2 बेड आरक्षित कर दिए गए यदि हीट वेव का कोई भी मरीज वहां पहुंचता है ताकि उसका इलाज बहुत बेहतरी से किया जा सके। विवेक विहार के अंदर एक बेबी केयर सेंटर है जिसमें नवजात शिशुओं को रखा जाता था। उसमें भीषण आग लगी थी जिसमें कई छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है। उस विषय में मुझे 25 तारीख को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी। 26 को मुझे सुबह मीडिया के ही जरिए जानकारी मिली तो मैंने स्वास्थ्य सचिव को फोन किया मगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं खुद ही वहां पे गया था। कल भी पूरे दिन मैंने कई बार स्वास्थ्य सचिव को फोन किया, मैसेजेस भेजे, बट उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। तो आज मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर डीजीएचएस और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदि अफसर मौजूद थे
तो उन्होंने अब तक की जो जानकारी दी और जो बताई वो ये है कि इस अस्पताल को 2021 से लेकर 2024 तक 5 बेडेड नर्सिंग होम चलाने की रजिस्ट्रेशन हुई थी और ये रजिस्ट्रेशन भी इनकी मार्च 2024 के अंदर खत्म हो गई थी और उन्होंने फरवरी में अप्लाई की थी दोबारा से रिन्यूअल, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया था कि और डॉक्यूमेंट जो हैं इनको लगाने हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी, जिसका मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट में इमरती देवी ने मांग की थी कि जीतू पटवारी की गिरफ्तारी की जाए और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इमरती देवी के आरोप के खिलाफ जीतू पटवारी जबलपुर हाईकोर्ट गए और वहां आज सुनवाई हुई, जिसमें इंदौर के वकील जयेश गुरनानी ने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि किसी महिला की या इमरती देवी की लज्जा भंग हो। इस तरह से FIR को ही उन्होंने चुनौती की थी कि FIR ही गलत की गई है। कोर्ट ने उनकी बातों से संतुष्ट होते हुए अब डबरा थाने को और इमरती देवी को एक नोटिस जारी किया है कि उन्होंने जो घटना नहीं हुई उसके बारे में क्यों FIR की। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होनी है, जिसमें इमरती देवी और डबरा थाना प्रभारी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जीतू पटवारी जी के विरुद्ध इमरती देवी, जो कि मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री भी रही हैं, उन्होंने एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था। एक FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वह दर्ज कराई थी पुलिस थाना डबरा ग्वालियर में, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज R के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें उनका मुख्य रूप से कहना था कि जीतू पटवारी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है मीडिया को, उनसे उनकी लज्जा भंग हुई और यह जो स्टेटमेंट है इससे SC/ST एक्ट के भी प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं और पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई। पूरे मामले में इमरती देवी ने जीतू पटवारी को घेरने के लिए योजना बनाई थी, जिसमें कि अब वो खुद घिरती नजर आ रही हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मध्य प्रदेश में मतदान समाप्त होने के बाद सरकार अब एक्शन में आ गई है और आगामी योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकार ने आने वाले समय में होने वाले कार्यों को लेकर लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए विपक्ष ने आने वाले समय में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है। आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में हम नर्सिंग घोटाले के साथ साथ नल जल योजनाओं में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उसको लेकर सरकार से बात करेंगे। इसके साथ साथ सीधी रेप कांड को लेकर भी सरकार से बात की जाएगी और आने वाले समय में जब विधानसभा लगेगी तो इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है और आने वाले समय में किस तरह से सरकार को सदन के साथ साथ सड़कों पर घेरा जाएगा उसकी रणनीति पर विचार कर रही है। लगता यही है कि मतदान समाप्ति के बाद यानी मतगणना के बाद जब सरकार बनेगी तब विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। राहुल गांधी अपने 3 चुनावी दौरे के सिलसिले में बिहार आए हुए हैं और इस बात को लेकर आरजेडी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी बात का हवाला देते हुए सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से आरजेडी के नेता उत्साहित हैं, मतलब साफ है कि जिस तरह बिहार में आरजेडी परिवार ने भ्रष्टाचार फैलाया है, उसी तरह देश स्तर पर राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं और इन तमाम भ्रष्टाचारियों के नेता हैं। कुल मिला के सम्राट चौधरी के इस बयान का आशय ये है कि महागठबंधन जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन का स्वरूप लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रही है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और इस मामले में सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के
खिलाफ तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। इस बार भी केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद आज अजित पवार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो शामिल हुए थे और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। ऐसे में शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की पार्टी के एक नेता ने अजित गुट का दामन थाम लिया है, जिसका नाम धीरज शर्मा है। वो 18 साल तक उस पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, आज की जो युवा है वो पीएम मोदी को फॉलो कर रही है। ऐसे में देश के विकास के लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी को छोड़ा है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शरद चंद्र पार्टी की एक और जो नेता हैं वो एनसीपी गुट में शामिल हो सकती हैं। अभी तक वो शामिल नहीं हुई है। उनका नाम सोनिया दोहान है, लेकिन ये देखना होगा कि वो कब शरद चंद्र की पार्टी को छोड़ती हैं और एनसीपी गुट में शामिल होती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब एनसीपी 2 धड़ों में बटी थी, तब कई जो नेता थे वो अजित पवार के साथ चले आए थे और कई जो नेता थे उन्होंने शरद पवार के साथ ही रहना पसंद किया था। और उस समय धीरज शर्मा भी शरद पवार की पार्टी में थे, लेकिन आज उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले एनसीपी के जो कई नेता हैं वो पार्टी से बगावत कर रहे हैं और अजित गुट में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तस्वीर बदल रहा है, उसका फायदा किस गुट को मिलता है। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को तीसहजारी कोर्ट से झटका लगा है। तीसहजारी कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विभव कुमार पर लगे आरोप काफी संगीन है और मामले में जांच चल रही है। इस स्टेज पर जमानत देना उचित नहीं होगा। मामले की सुनवाई के दौरान विभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि इस मामले में विभव कुमार के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, दरअसल उन धाराओं के तहत मुकदमा नहीं बनता है। विभव कुमार के वकील ने स्वाति मालीवाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और जिन मानसिकता के साथ स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पहुंची थी, वो साफ दर्शाता है कि एक मकसद से पहुंची थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। विभव के वकील ने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल वहां पर जा बैठी थी जहां पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था और इन्हें पता था कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर लगे आरोप काफी संगीन है। इसने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं बताया है। डेटा बरामद करनी है। मामले में अभी जांच चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट की बातें सामने आई है। जबकि स्वाति मालीवाल आज खुद कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि विभव कुमार को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अगर उसे जमानत दे दी गई तो उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि विभव कुमार के खिलाफ जब से एफआईआर दर्ज कराया गया है तब से उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विभव कुमार को लखनऊ सहित अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वो कितना पहुंच वाला है, इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज होना चाहिए। दोनों पक्षों की जिरह के बाद कोर्ट ने कुछ देर पहले ही जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे भी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है। 28 मई को तीसहजारी कोर्ट में दोबारा विभव कुमार को पेश किया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा के 7 चरण संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्य तौर पर इस बैठक का उद्देश्य यही होगा कि 7 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उनका
मत प्रतिशत किस तरह से रहा और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सभी पार्टी के मुखियाओं को न्योता दे दिया गया है और ऐसी उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। हालांकि जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के पूरा करने में जुट चुके हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।